ताजा टीवी के सागर मंथन कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही सामयिक, एक मौजू और बड़े अहम विषय पर बातचीत करेंगे जिसकी बड़ी चर्चा है पूरे देश में। और हुआ है कि हाल में पहलगांव के बाद जो घटनाएं हुई और भारत और पाकिस्तान के बीच में एक संघर्ष हुआ, उसका युद्ध विराम घोषित किया गया, उसको लेकर के भी एक पूरे देश में हलचल है कि वही युद्ध विराम उचित था या अनुचित था। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि जब भारत की सेना शौर्य दिखा रही थी और बहुत सफलतापूर्वक ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तो अभी भारतीय सेना को आगे बढ़ जाना चाहिए था और पाकिस्तान को एक सबक सिखाने की यही समय था, असली समय था। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि खास हमारी फौज का भी ये मानना है कि हमने अपना टारगेट पूरा कर लिया। जो वहाँ आतंकवाद के ठिकाने थे पाकिस्तान में या पीओके के अंदर में या उसके बॉर्डर पर, उनको हमने ध्वस्त कर दिया। हमारा मकसद पाकिस्तान के साथ युद्ध करना नहीं था। हमारा मकसद सिर्फ इतना था कि जहाँ से टेररिज्म पनप रहा है, जहाँ पर टेररिज्म की, आतंकवाद की ट्रेनिंग मिल रही है, उनको सिखाया जा रहा है, हम उनको ध्वस्त कर दें ताकि पाकिस्तान आगे से भविष्य में कभी भी आतंकवाद का सहारा नहीं ले। इसलिए हमारा मकसद पूरा हो गया और अब हम युद्ध विराम के बाद शांति चाहिए। लेकिन उसके बाद जब वायलेशन हुआ, उसके युद्ध विराम का वायलेशन किया पाकिस्तान ने, तो फिर भारत ने भी उनको सबक सिखाने की चेष्टा की। कई जगह पाकिस्तान के कई शहरों में भी भारत द्वारा आक्रमण किया गया क्योंकि उन्होंने वायलेशन किया उसका। इसलिए तो आज हम बात करेंगे कि ये जो दो ओपिनियन है कि युद्ध विराम नहीं होना चाहिए था, युद्ध विराम चलना चाहिए था, भारत की सेना सक्षम है, हमारा मकसद सिर्फ टेररिज्म नहीं होना चाहिए बल्कि ये जो पाकिस्तान की कमर तोड़ देनी चाहिए ताकि वह कभी सोचे भी नहीं, कल्पना भी नहीं करे आतंकवाद की, आदि आदि कई बातें उठ रही हैं। इसलिए आज हम उसी पर बातचीत करेंगे। और इसके लिए हमारे बीच में उपस्थित अभी, जिनका मैं परिचय आपसे करा दूं, एकदम दाईं ओर बैठे श्री राज्यवर्धन, प्रगतिशील लेखक संघ के पूर्व सचिव हैं, और पास में बैठे पश्चिम बंगाल राष्ट्रीय जनता दल के महासचिव श्री सुभाष प्रसाद जी, और सर्वश्रेष्ठ बैठे श्री एसपी तिवारी जो ट्रेड यूनियन लीडर हैं और राजनीतिक विश्लेषक हैं। आइए हमारी बातचीत की शुरुआत श्री राज्यवर्धन से करते हैं। राज्यवर्धन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे मैं शुरू में भी कहा कि ये जो पहलगांव के बाद भारत और पाकिस्तान में संघर्ष हुआ, भारत ने उन ठिकानों पर हमले किए जहां पर टेररिज्म की ट्रेनिंग दी जाती थी या टेररिस्ट के अड्डे थे। उन ऐसे करीबन 9-10 जगह उन्होंने ध्वस्त कर दिए। भारतीय सेना का मानना था कि चूंकि हमारा लक्ष्य था, हमारा टारगेट था, वो पूरा हो गया, अब हमें फर्दर हमको पाकिस्तान के साथ युद्ध नहीं करना है। लेकिन एक बहुत बड़ी सेक्शन की ओपिनियन ये है कि जब हमारी भारतीय सेना शौर्य दिखा रही थी तो युद्ध स्तर में नहीं मानना चाहिए था। और जब तक हम पाकिस्तान को पूरा सब, क्योंकि बार बार ये पाकिस्तान और भारत के बीच में 4 बार युद्ध हो चुका है और चारों बार उसको मुंह की खानी पड़ी, फिर भी पाकिस्तान बाज नहीं आता, तो इस बार इट शुड बी फाइट टू फिनिश, इस पर की बातें चल रही थी। तो हम आपसे जानना चाहेंगे राज्यवर्धन जी, चूँकि आप प्रगतिशील लेखक संघ है, आपके विचार से सीज फायर का होना उस सर्कमस्टांस में उचित था कि नहीं था, और आप व्यक्तिगत रूप से इन सारी बातों को बारे में क्या सोचते हैं श्री राज्यवर्धन? धन्यवाद देवर जी। जो आज हम लोग युद्ध विराम के औचित्य पर बात करने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। जैसा कि आपने कहा, भारत और पाकिस्तान के बीच में जब से विभाजन के बाद से 4 युद्ध हो चुका है, 1947-48 में, 1965 में, 1971 में और 1999 में कारगिल युद्ध हो चुका है। 3 युद्ध जो है हमारा कश्मीर को लेकर के है, और 1971 का जो था बांग्लादेश को लेकर के युद्ध हुआ था, जिसमें सारे लोग जानते हैं कि पाकिस्तान का 2 भाग हो गया और 1 भाग बांग्लादेश कहलाया। तो जब से पाकिस्तान का शुरुआत हुई है, ये युद्ध हम लोग के साथ लगा हुआ है। और एक पाकिस्तान के सैन्य लोगों के बीच में, क्वेटा में उन लोग का सैन्य ट्रेनिंग होती है, तो वहाँ पर एक प्रोवर्ब चलता है, ब्लीड इंडिया विथ 1000 कट्स, भारत के 1000 जख्मों से कमजोर करो।
तो ये जो अलगाववाद है, ये अलगाववाद की जो घटना है, ये उसी का डीएनए, माने उसके जो सेना के बीच में ये प्रभर्व है, उसी का ये विस्तार है। फिर 1965 में जुल्फिकार अली भुट्टो यूनाइटेड नेशन से सुरक्षा परिषद में जो बोल रहे थे कि हम भारत के खिलाफ 1000 वर्ष के युद्ध की घोषणा करते हैं। जैसे ट्रंप भी कहा ना कि ये लोग तो आपस में 1000 वर्ष से लड़ रहे हैं, वो शायद बने भारत और के संयुक्त भारत में जो मुस्लिम आबादी और हिंदुओं की आबादी के जो संघर्ष है उसके बारे में वो इंडिकेशन था। और अब ये कह रहे हैं कि हम भुट्टो 1965 में कह रहे हैं हम 1000 वर्ष लड़ने के युद्ध का हम तैयारी कर रहे हैं। तो जनरल जियाउल हक जब उन्होंने क्या कहा कि 71 के लड़ाई में जब भारत का बांग्लादेश का निर्माण हुआ, पाकिस्तान का विभाजन हुआ, तो ये दर्द वो नहीं सह सके और उसके लिए भारत के प्रति कहीं न कहीं एक जबरदस्त टीस है उसके मन में कि हमको बांग्लादेश उन्होंने अलग करवा दिया भारत के फौजों ने। तो जियाउल हक ने जब लो प्रोफाइल वार का शुरू किया, जिसमें वही है कि माने इसको 1000 जख्म देना है। तो उन्होंने सबसे पहला टारगेट, हमारे यहाँ अलगाववादी आंदोलन सिखों का शुरू हो चुका था 80 के आसपास में, और जैसा कि जानते हैं खालिस्तानी आंदोलन को उन्होंने समर्थन किया, काफ़ी खून खराबा हुआ, काफ़ी लोग मारे गए, लेकिन भारत सरकार और वहाँ के सैन्य और पुलिस ने नियंत्रण कर लिया। तब इनका जो है 90 के समय में झुकाव हुआ कश्मीर के तरफ, और कश्मीर का जो अलगाववादी वहाँ से शुरू हुआ, शुरुआती किया उन्होंने कश्मीरी पंडितों को भगाने से, और वो फिर वो निरंतर विकास होता चला गया और कश्मीर में अलगाववाद का। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि मुफ्ती मोहम्मद की जब बेटी का अपहरण हो गया था, तो उसके बदले में विमान का हाईजैक हुआ, मजहर मसूद को छोड़ना पड़ा। मैंने एक लंबी परंपरा आतंकवादी की 85-86 से शुरू हुई। इसके पहले मैं एक छोटा सा उदाहरण, मैंने ये व्यक्तिगत अनुभव बता दूं। मैंने 1981 में कश्मीर गया था, श्रीनगर। तो उस समय बहुत श्रीनगर बहुत डिस्टर्ब नहीं था, और हम बिहार से थे, तो बिहार में 80-81 में बहुत ही रोज शाम को गोली और माने डकैती और छिनतई की घटना होती थी। तो हम जहाँ हमारे ठहरे हुए थे, वो बीच में थोड़ा गैप फाका जगह था, तुलसी बाग स्टेडियम में, उसके बाद हमारा एक गेस्ट हाउस था। तो मैंने वहाँ के स्थानीय लोग से पूछा कि भाई कोई डर वगैरह तो नहीं है? बगैर यहाँ तो साल 2 साल में कभी चक्कूबाजी की घटना होती है। तो 1981 में जो चक्कूबाजी की घटना होती, इतनी शांति थी, तब तक में आपका खालिस्तान का मूवमेंट शुरू हो गया था, लेकिन वो अछूता था वो जगह, और सब हिंदू मुसलमान। हमने वहाँ पर पंडितों का नाटक भी देखा, दुर्गा पूजा के समय में गए थे, तो कहीं अशांति नहीं थी। हाँ, लेकिन एक बात ने देखा कि मिलिट्री जो है वहाँ पर भरा हुआ था, जितनी स्थानीय आबादी थी उससे कम मिलिट्री का वहाँ पर नहीं था, और जो पर्यटक से सीधे जुड़े हुए थे उनका रिश्ता अच्छा था, लेकिन जो कुछ एक जो कश्मीरी थे वो हम लोग को हिंदुस्तानी बोलते थे। तो इस तरह से एक सेंटिमेंट हम कह सकते हैं कि अलगाववाद का सेंटिमेंट कश्मीर में, खालिस्तान में हम कंट्रोल कर सके, क्योंकि सिख धर्म जो है वो हिंदू धर्म का ही एक रूप है, और पाकिस्तान कश्मीर में हम अलगाववादी को कंट्रोल अगर नहीं कर सके हैं तो उसका एक कारण वो मुस्लिम होना भी है। तो जो पहलगाम की घटना हुई, पहलगाम की घटना के बाद भारतीय माने लोगों ने एकजुटता का किया, और जो उनका टेररिस्ट का था सपना कि एक करने से धर्म के आधार पर जो हम पूछ रहे हैं और लोगों को मार रहे हैं, तो पूरा हिंदुस्तान का जो माहौल है उसमें सांप्रदायिक दंगा हो सकता है, लेकिन वो भारतीय नागरिक ने बहुत मैच्योरिटी का परिचय दिया और कोई प्रकार का समस्या नहीं हुई। ऑपरेशन सिंदूर 7 या 8 को लागू किया गया, और
ऐसा नहीं कहा सकते हैं कि इसके लिए हम पहले से प्रिपेयर्ड नहीं थे, क्योंकि ये 10 या 12 दिन के तैयारी में इतना बड़ा ऑपरेशन नहीं हो सकता है। वो हरी झंडी दिखाने के बाद ही सारा कहाँ आतंकवादी का ठिकाना है, कहाँ पर क्या है, ये इनपुट हमारे सेना का पास पहले से मौजूद था और वो कोऑर्डिनेशन करके ऑपरेशन सिंदूर किया गया और बिना नागरिक को ठीक नागरिक आबादी को या रिहायशी के इलाके को छोड़ करके पिन पॉइंटेड 9 आतंकवादी ठिकाने को किया गया। तो इसको उन्होंने संप्रभुता पर हमला माना और वो उनकी भी तैयारी थी। उनको लगता था कि अगर कोई आतंकवादी घटना करेंगे तो हम पर भी हिंदुस्तान के द्वारा हमला होगा। सर्जिकल स्ट्राइक इसके पहले हो चुका था, तो उन्होंने फिर अपना जो ड्रोन और मिसाइल से अगले दिन आक्रमण किया और लगभग मैंने 36 जो सैन्य ठिकाने हैं उस पर डायरेक्ट आक्रमण किया। गोली और मोटार से सीमावर्ती इलाके में भयंकर किया, लेकिन हमारे जो रक्षा उपकरण थे वो उसको असफल साबित कर दिया और कहा जाता है कि 23 मिनट में ही जो उनके डिफेंस सिस्टम थे, रडार सिस्टम थे, सारा ध्वस्त हो गया और वो जब हमला करते तो नाकाम हो जाता था। तो वैसी स्थिति में उन्होंने जो उनको लगा कि नहीं, अब हम पाकिस्तान का युद्ध हम ज़्यादा देर तक नहीं कर सकते हैं। और जैसा कि जानते हैं कि उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब थी। उसके एक दिन बाद ही मैंने 3-4 युद्ध विराम से एक दिन के बाद उनको 1.3 बिलियन का IMF से लोन मिला है। तो उनको कर्जा चुकाने का भी पैसा नहीं है। कहा जाता है कि वहाँ पर आटा भाव का दाम मालूम होना, मैंने वो पाकिस्तान में मालूम होता है कि 600 रुपये किलो आटा है, चीनी बहुत महंगा है। तो जो राष्ट्र आर्थिक रूप से कमज़ोर है, युद्ध चलाना उसके लिए मुश्किल है। तो वो चाह रहे थे कि भाई किसी तरह से युद्ध विराम हमारा हो जाए और जैसे हमारा ट्रम्प महोदय हैं वो तो अनप्रेडिक्टेड, ऐसा राजनेता आज तक नहीं देखे हैं कि वो क्या बोलेंगे और उन क्या कहेंगे, इस पर बारे में बहुत मुश्किल है। वो तो पहले बोला कि दोनों देश के बीच में हम ये मध्यस्थता नहीं करेंगे, वो आप आपने समझे। और फिर अकस्मात जो है वो कि न्यूक्लियर वहाँ पर संभावना है युद्ध का, इसलिए वो वहाँ सक्रिय होते हैं और युद्ध विराम का घोषणा हम लोग को द्वारा होना चाहिए, हम दो देशों के बीच द्वारा होना चाहिए जिसके बीच युद्ध है। तो अपना क्रेडिट लेने के लिए ट्रम्प अपना वो घोषणा सीज फायर का करते हैं। हालांकि बात यह हुई थी कि हम लोग का जो डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस है वो पाकिस्तान का तरफ से आया था और उससे उन्होंने युद्ध रोकने की बात की थी और हम लोग 3:30 बजे इसमें बात हुई। 5:30 बजे हम लोग का घोषणा करने थे, उसके पहले ट्रम्प महोदय ने कर दिया और बार बार वो बयान बदलते रहे। कभी कहे कि नहीं न्यूक्लियर के कारण से है, कभी कहा कि हमने दोनों देश को व्यवसाय करने के लिए एक मंच पर लाया और अभी तुरंत हाल में फिर बयान देता है कि नहीं, मैंने किसी तरह की मदद नहीं की, हम तो सब मदद किए ताकि ये न्यूक्लियर वार नहीं हो। राज्यवर्धन जी, आपने बहुत ही सिलसिलेवार ढंग से भारत पाकिस्तान के बीच में कैसे कब कहाँ युद्ध हुआ, किन कारणों से हुआ, उसके बारे में बड़ी अच्छी उन्होंने व्याख्या दी। और उन्होंने कहा कि ये सारे मामले को लेकर इतना उलझाया गया है, उसे अमेरिकन राष्ट्रपति ने भी उसका कहा, पहले वाला हमने मध्यस्थता कराई, फिर बोलते नहीं मैंने सिर्फ मदद की। इसका मतलब ये है कि कुछ चीज़ें हैं जो स्पष्ट नहीं है, जिनके बारे में अभी तक कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। बहरहाल भारत ने अच्छा शौर्य दिखाया, भारतीय सेना ने सफलता प्राप्त की और ये सारी बातें हुई। अगर आपने जैसा बताया कि ये जो हुआ वहाँ पर भारतीय सेना के पास में इतिहास रहा है जीत का, और 1965 में जब बांग्लादेश का युद्ध हुआ था 1971 में, तो भारतीय सेना के सामने पाकिस्तानी सेना ने सरेंडर किया था 1971 में। इस बार ऐसा नहीं हुआ, ये कहना है श्री राज्यवर्धन जी का। हम इसके पहले कि हम सुभाष प्रसाद से बात करें, हम लेते एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए सागर मंथन।
सागर मंथन कार्यक्रम में फिर आपका स्वागत है। हम परिचर्चा कर रहे हैं युद्ध विराम का औचित्य, और ब्रेक में जाने के पहले श्री राज्यवर्धन ने भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध की पूरा इतिहास पर एक संक्षेप रूप में प्रकाश डाला और बताया कि कैसे भारत की सेना ने हमेशा पाकिस्तान को धूल चटाई, पाकिस्तान हारा, लेकिन फिर भी पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा है। और 1971 में तो हमारी सेना के सामने उन्होंने सरेंडर किया था जब बांग्लादेश निर्माण हुआ, इसलिए ये युद्ध विराम को लेकर के झमेला चल रहा है। फिर भी पाकिस्तान, भारत की क्षमता है, युद्ध लड़ सकता है पाकिस्तान के बारे में, और कई बार उदाहरण देकर बताए किस प्रकार पाकिस्तान युद्ध के प्रति ये रहा है, युद्ध उन्माद में रहा है। हालांकि हारते हुए भी युद्ध उन्माद रहा है उनका, इसलिए भारत को सोच विचार करके कदम उठाना चाहिए। आइए हम सुभाष प्रसाद जी से बात करें, जिनका मैंने बताया कि वो आरजेडी, पश्चिम बंगाल की जो आरजेडी है उसके सेक्रेटरी जनरल हैं। सुभाष प्रसाद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप चूँकि राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो युद्ध विराम हुआ इस बार पहलगांव के घटना के बाद, इसको लेकर के काफ़ी हलचल है। कुछ लोग कहते हैं ये उचित हुआ कि हम अपना टारगेट पूरा कर चुके थे, हमको पाकिस्तान से लड़ना ही था, पाकिस्तान की आर्मी और हमारे आर्मी में बहुत फ़र्क है, हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान से हम लड़ाई करें। लेकिन जो उन्होंने टेररिज्म के अड्डे बना रखे थे, जहाँ से टेररिज्म का एक्सपोर्ट होता था, उनको हमने नष्ट किया, हमारा काम ख़त्म हो गया। लेकिन कुछ लोगों का ऐसा भी कहना है कि जब आप शौर्य दिखा रहे थे तो पाकिस्तान को एकदम फाइट टू फिनिश होना चाहिए था, ये युद्ध विराम गलत समय में हो गया, और अगर हमें मौका मिलता तो पाकिस्तान को हमेशा के लिए सबक सिखाया जा सकता था। सुभाष प्रसाद जी, इन सारी कंट्रोवर्सी के बीच में आप क्या सोचते हैं? सबसे पहले तो मैं नेवर साहब आपका धन्यवाद करता हूं, बार बार आप करंट अफेयर्स पे हम लोगों को बुलाते हैं, परिचर्चा करते हैं सागर मंथन कार्यक्रम में। मैं बोलने से पहले ये बता देना चाहता हूं, जिस तरह से हमारे निरीह नागरिकों का जो कश्मीर गए हुए थे, पहलगांव गए थे, जिसको मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है, धरती पे स्वर्ग बना कहा जाता है, वहाँ पे हमारे पर्यटकों को जिस तरह से उन्होंने नाम पूछ के, जात पूछ के, शायद कपड़ा खुलवा के जिस तरह से बेकसूर लोगों को हत्या की, सबसे पहले तो मैं इसकी कठोर शब्दों में निंदा करता हूँ। दूसरी बात, जब हमारे प्रधानमंत्री उसमें बाहर थे, इंडिया से बाहर थे, घटना सुनने के बाद इंडिया आए, हमारे फौजों के साथ, सैनिकों के साथ उनकी मीटिंग हुई, फिर हम लोगों ने जिस तरह से सटीक, अचूक, रात्रि में हमारे जांबाज सिपाहियों ने जिस तरह से उनके आतंकवादी कैंप को ख़त्म किया, इसके लिए मैं पूरी देश की तरफ से, हमारी पार्टी की तरफ से मैं साधुवाद देना चाहता हूँ। रही बात, जब हम लोगों ने उनको मारा था तो हम लोगों ने ध्यान रखा था कि कहीं पे भी उनके साधारण लोगों का कोई नुकसान नहीं हो जाए। तो इस तरह से हमारा बता भी दिया वर्ल्ड के नक्शे में कि हमारे जांबाज सैनिक कितने अचूक निशानेबाज होते हैं, और अगर हम चाहते तो कुछ भी कर सकते थे, क्योंकि हमारे पास ऐसी ऐसी मिसाइलें हैं, ऐसे ऐसे फौज हैं, ऐसे ऐसे हमारे पास अस्त्र शस्त्र भरे हुए हैं हमारे भंडार में। उसका सिर्फ हम लोगों ने नमूना दिया था। ये सत्य में युद्ध नहीं था, ये सत्य में ये था कि जो रक्तबीज लोग आते थे यहाँ पे, उनका संहार करना हमारा मेन लक्ष्य था। लेकिन जब उन लोगों ने इसको युद्ध समझा पाकिस्तान ने, और उन लोगों ने हमारे ठिकानों पे ड्रोन भेजा, आक्रमण किया, ये बहुत निंदनीय थी। फिर हमारे वीर सैनिकों ने जब उनको वापस जवाब देना चालू किया तो सच बताऊं को लग रहा था कि वो लोग पाकिस्तान छोड़ के भागने ही वाले हैं, और सच में हम लोग बहुत सामने फ्रंट फुट वाली से लड़ रहे थे। तो वीरता उसको नहीं बोलते हैं कि हम उसको मारे, वीरता उसको बोलते हैं कि हम उसके घर में घुस के पाकिस्तान में जो जिन सपोलों को उन्होंने पाल रखा था उसको उनके बिल में जाके मारे और उनको 72 होरों को पास पहुंचा दिया। ये बड़ी बात है। ठीक है, लड़ाई होती रहती है, हम चाह रहे थे कि ये युद्ध विराम वहीं पे हो जाता, लेकिन जब उन्होंने वापस लड़ाई चालू कर दी तो हमारे सैनिक कहाँ पीछे रहने वाले थे, मारे जा रहे थे। तो फिर जब घटना होती है सर,
तो उसका दोनों तरफ से बातचीत भी होता है। फिर वो लोग जब सोच रहे थे अब मैं हारने वाला हूं, क्योंकि उनको हारने का पुराना रिकॉर्ड है, 71 में हारे, 65 में हारे, कारगिल में हारे। वो जब समझ गए कि अब हम लोग, चूंकि हिंदुस्तान बड़ा देरी से जगता है, लेकिन ये जब जगता है तो फिनिश करके ही छोड़ता था। उन लोगों को जब पता चल गया कि हाँ अब हमारा कोई उपाय नहीं है, अब मैं हारना निश्चित है हमारा, तो वो लोग लगा विभिन्न देशों में बातचीत करने के लिए। बातचीत करते करते वो ट्रंप जी के पास गए, और ट्रंप, जैसा कि हमारे अजीज साथी ने बताया था, वो अनप्रेडिक्टेबल आदमी हैं। उनको व्यापार छोड़ के कुछ दिखते ही नहीं है। उन्होंने हठात बोल दिया कि भाई युद्ध विराम करो, तो हम लोगों ने मान भी लिया। लेकिन नहीं, इस जगह मैं किसी का कांटा नहीं बनना चाहता, लेकिन मेरा व्यक्तिगत विचार है, अगर ट्रंप हमको बोल भी दिया कि रुक जाओ, तो हम लोगों को रुकना नहीं चाहिए था। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, ठीक है, हम हल्का ही फायर करते रहते। इससे हमारा 2 चीज सफल होता सर, कि मैं किसी के फालतू प्रेशर में आना नहीं चाहता। दूसरा, उनको भी पता होना चाहिए कि हमारे देश का भी सत्ता किसी मजबूत हाथ में है। आपको पता होगा, सभी को पता है, जब इंदिरा गांधी जी के साथ उन लोगों ने बातचीत करके बोला कि नहीं आपको नहीं लड़ना है, अमेरिका ने पाकिस्तान के सपोर्ट में अपना 7वां बेड़ा भेज दिया, जो उस समय का सबसे शक्तिशाली बेड़ा था। गांधी जी ने बोला तुम्हारा बेड़ा तुम्हारे पास, मैं मारूंगी तो मारूंगी, और मार मार के सर पता ही है उसका 2 टुकड़ा कर दिया, और आज तक वो उस भूल को नहीं भूल सका। और वर्ल्ड हिस्ट्री है, कहीं पे भी लड़ाई में हार जीत होती है, लेकिन सशस्त्र सेना 93,000 लगभग 1 लाख सैनिक सर उसका शस्त्र के साथ हम लोगों ने पकड़ के रखा था इंडिया में। फिर उनका जब गुहार लगने लग गया, पता है अभी बलूचिस्तान वाले बोल रहे थे कि भारतीयों आप खाली आपने जो उनका 93,000 जो बंदूक सीज किया आप हमको दे दो, मैं उससे पाकिस्तान को निपट लूंगा। कितनी बड़ी बात है सर। मैं आग्रह करूंगा कि मोदी जी को अगर फिर कभी ऐसा आवे तो किसी का नहीं सुनना है, आपको हमारे देश का सुनना है, हमारा पुराना शौर्य को वापस लाना है, और तब तक लड़ना है जब तक कि रक्त बीज जहां से पैदा होते वो इलाका खत्म न हो जाए। हम सर हर समय ये चाहते हैं, पहले मैं आपके साथ झगड़ा न करूं, अगर आप झगड़ा चालू करते हो तो मैं आपको छोड़ू नहीं। आपने देखा होगा ये पहला बार है, पहली दफा हिंदुस्तान के हर एक नेता, हर एक जनता, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो सर, हमारी पार्टी का तो तेजस्वी जी ने बहुत पहले बोल दिया था कि हम इस विपदा की घड़ी में प्रधानमंत्री जी के साथ हैं। इवन ओवैसी जो दिन भर झगड़ा करते रहता पार्लियामेंट में, वो तक चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, और बहुत टेक्निकल आंसर दे रहे थे पाकिस्तान को कि तुम भिखारी हमसे क्यों लड़ने आ रहे हो। हाँ, रही बात सीज फायर, तो अगर ये और आगे चलता तो इससे और जानमाल की हानि होती, लेकिन सीज फायर करना था हमको हमारे दम पे, हमारे इच्छा के अनुसार। किसी के बोलने से, किसी के समझाने से हमको सीज फायर नहीं करना था। यही एक वजह है सर, आज हमारे देश के प्राय लोग, जो बहुत लोग तो नहीं बोलते ओपनली, लेकिन मन में सबके कुंठा है, ये सीज फायर थोड़ा पहले हो गया। हमको और इन लोगों को जबरदस्त जवाब देना चाहिए था, जो कि जिसके चलते ये भविष्य में फिर भारत की तरफ आंख उठाकर नहीं देख पाते। श्री सुभाष प्रसाद जी ने राज्यवर्धन जी की बात को थोड़ा और आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ देश में सीधी सी बात है, जब दुश्मन से निपटना शुरू करते हैं तो फिर पूरा अंत तक मामला जाता है हमारा। ये अलग बात है कि हम जगते थोड़ा देर से हैं। इस इतिहास में भी हम जगह पहलगांव में जब इतना बड़ा कांड हो गया, जहाँ हमारे निहत्थे लोग, हमारे निर्दोष, हमारे पर्यटक मारे गए, बहुत ही दुखद, बहुत ही निरीह कांड हुआ। इसके प्रति उन्होंने श्रद्धांजलि भी अर्पित की। बहुत शर्मनाक कांड हुआ इस तरह का काम करना, लोगों को, सिविलियंस को मारना। लेकिन उसके बाद हमने जो भी उससे लिया पाकिस्तान से, वो बहुत काबिल तारीफ़ हुआ। लेकिन उनका जो सीज फायर हुआ, सीज फायर तो युद्ध तो नहीं होना चाहिए, युद्ध कोई चाहता नहीं, हम भी नहीं चाहते युद्ध हो, लेकिन सीज फायर हम अपने ढंग से करते हैं, हम अपनी मर्जी से करते हैं, हम अपने इनिशिएटिव से करते हैं। किसी दूसरे पार्टी को क्या हक है, किसी दूसरे देश को क्या हक है कि वो हमारी तरफ से सीज फायर डिक्लेयर करे, फिर बोले नहीं हमने नहीं किया, हमने सिर्फ सहयोग दिया। सर ये सारा मामला जो है
समझ नहीं आता। इससे भारत की प्रतिष्ठा भी कम होती है, हमारी अहमियत कम होती है और ये गलत चीज़ हुई है। हम अपने दम पर करना चाहिए था हमको सीज फायर, या फिर संयुक्त राष्ट्र संघ मेरे ख्याल से प्रॉपर था, जो पहले भी संयुक्त राष्ट्र कर चुका है एक बार। संयुक्त राष्ट्र संघ का तो काम यही है कि दो देशों को लड़ाई से बचाए वो, तो अमेरिका का कोई काम नहीं था। ये कहना है श्री सुभाष प्रसाद जी से, जो आरजेडी के पश्चिम बंगाल के सेक्रेटरी जनरल हैं। इस प्रकार हमने राज्यवर्धन जी से बात की, जो एक साहित्यकार हैं, लेखक हैं, सुभाष प्रसाद से बात की, जो राजनीतिक कार्यकर्ता है। इसके पश्चात हम एक ट्रेड यूनियनिस्ट से बात करेंगे, एक राजनीतिक विश्लेषक से बात करेंगे, श्री एसपी तिवारी जी से। लेकिन अभी समय हो गया ब्रेक का, हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए सागर मंथन। सागर मंथन कार्यक्रम में फिर आपका स्वागत है। हम परिचर्चा कर रहे हैं युद्ध विराम का औचित्य। जैसा ही आप जानते हैं कि पहलगांव की घटना के पश्चात, जहां पर हमारे निहत्थे पर्यटकों को मारा गया था, उस घटना के बाद पूरे देश में एक रोष था। एक देश में प्रधानमंत्री ने जैसा बताया, एक देश के अंदर में पूरा लोग आग बबूला हो गए थे, हमारा खून खोल गया था। उसके बाद भी भारत ने जब उन ठिकानों पर ही हमला किया जो आतंकवादों के अड्डे बने हुए थे, जहाँ से आतंकवाद पनपता था, जहाँ से आतंकवाद का एक्सपोर्ट होता था, हमने सिर्फ वो अड्डे नष्ट किए हैं। हमने उनसे वार नहीं किया, वो वार था भी नहीं। लेकिन पाकिस्तान ने उसके सीज फायर किया गया, उसके बाद भी वायलेट किया उसको, और भारत पर आक्रमण किया, उसके फिर हमने उसको रिटेलिएट किया सबक से। इसी बीच में जो अमेरिका ने घोषित किया सीज फायर, तो बाद में कहा गया कि नहीं, अमेरिका ने, राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि नहीं, हमने नहीं किया, हमने सिर्फ मदद की, जो भी उसको लेकर काफ़ी चर्चा है, काफ़ी कंट्रोवर्सी है। तो आइए हम बात करते हैं श्री एसपी तिवारी साहब से, जो ट्रेड यूनियन लीडर हैं और राजनीतिक विश्लेषक हैं। तो एसपी तिवारी साहब, हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि एक तो सीज फायर जो हुआ, उसके बारे में विभिन्न मत हमारे देश में। कुछ कहते हैं सीज फायर नहीं होना चाहिए था, हमको लड़ना चाहिए था, क्योंकि हमारी सेना बहुत मजबूत है, और एक सबक सिखाना चाहिए था। पाकिस्तान कई बार युद्ध हमसे कर चुका है, हर बार मुँह की खा रहा है, हर बार लड़ाई किया है, सरेंडर किया है। 1971 में तो पूरी पाकिस्तान की सेना ने सरेंडर किया था इंदिरा गांधी के सामने। ऐसी स्थिति हम क्यों किए? नहीं करना चाहिए था हमें, सब पूरा सबक सिखाना चाहिए था। कुछ लोग कहते हैं कि भाई हमारा मामला है, हम करते, यूनाइटेड नेशन करता। लेकिन आज ट्रंप ने, अमेरिका ने क्या बाद में, हालांकि अमेरिका ने दूसरी बातें शुरू करी, ये चीज़ें क्यों हुई? तिवारी साहब, आप क्या सोचते हैं बारे में? धन्यवाद देवर जी। सबसे पहले तो मैं हमारे जो 26 माओं का सिंदूर गया, बहनों का सिंदूर गया, उनके प्रति हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और भारत की सरकार, भारत के विरोधी राजनीतिक दल, सारे राजनीतिक दल, भारत की सेना और भारत के 140 करोड़ देशवासियों को बधाई देते हैं कि सब लोगों ने पूरी दुनिया में एक मिसाल कायम की कि सब लोग एक साथ खड़े हुए दुश्मन के खिलाफ जंग करने के लिए, कि ताकि हम अपने सैलानियों का बदला ले सकें। अब मैं विषय पर आता हूं। आपने जो विषय दिया है उसमें आप कह रहे हैं कि युद्ध विराम का औचित्य क्या है। इसको मैं 4 भागों में बांटता हूं। पहला भाग तो यह है भारत की सुरक्षा। उसके 2 भाग हो सकते हैं, एक होता है बाह्य सुरक्षा और दूसरी होती है आंतरिक सुरक्षा। दूसरा विषय है सामरिक शक्ति। तीसरा विषय है अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां, और चौथा विषय है विदेशी कूटनीति। अब ये जो विषय है आपका, इसको मैं चारों जो हमारे पैरामीटर हमने बताया आपको, उस पर मैं अलग अलग तरीके से आपको व्याख्या करता हूं। पहला है कि जब आप भारत की सुरक्षा की बात करते हैं तो आतंकवादी हमले भारत में आए दिन लगभग 20-25 सालों से लगातार होते रहे हैं, और ये कहना अतिशयोक्ति नहीं है कि ये सारे हमले के पीछे पाकिस्तान का, ISI का ही हाथ होता है। इस बार पहलगाम की घटना काफी दिन के बाद घटी, लेकिन ये घटना इतनी दर्दनाक थी कि 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का खून खौल उठा, और सरकार को यह लगा कि अब बहुत हो गया, इनको एक कड़ा जवाब देना पड़ेगा ताकि इनको भी समझ में आ जाए कि ये कहां है।
नतीजा आपके सामने है। जो हमने जवाब दिए इसमें हम एक तरफ अपनी बाहरी सुरक्षा को भी ध्यान में रख रहे थे, और जो आतंकवाद हमारे देश के विभिन्न शहरों में फैल रहा था कश्मीर को लेकर के, तो उसका भी जवाब था। तो दोनों का जवाब देने के लिए हम आगे बढ़े कि ये दोनों चीजों का हमें पुरजोर जवाब देना पाकिस्तान के खिलाफ। अब दूसरा विषय आता है कि सामरिक शक्ति। अब देखिए, पाकिस्तान जो उनके पास जो सामरिक शक्ति थी, वो उनके नेता जो छोटे मोटे नेता थे, बिलावल भुट्टो से लेकर ख्वाजा आसिफ तक, सब लोग पार्लियामेंट के बाहर ऐसा कहते थे कि इंडिया को ब्लैकमेल ही करते थे कि परमाणु बम है, हम परमाणु बम क्या पटाखे छोड़ने के लिए रखे हैं, क्या लाहौर के शादियों में जलाने के लिए परमाणु बम। मतलब एक बहुत ही बेबुनियाद चीजें ये लोग कह रहे थे कि परमाणु शक्ति का कोई देश होता है तो वो समझ करके अपनी बातें कहता है। इनके नेताओं को तो यही नहीं समझ है कि इनको बोलना क्या चाहिए। अब मैं आता हूं कि भारत ने जब पलटवार किया, पहले तो गोला बारूद उनके चलने लगे हमारी सीमाओं पर, हमारे अखनूर सेक्टर में, और हमारा जो द्रास है, पुलवामा है, वो सारे सेक्टर जो बॉर्डर एरियाज है, वहां इन्होंने हमको परेशान करने का काम शुरू किया। तो दूसरा ये है कि जब उन्होंने शुरू किया तो उस शुरुआत के साथ साथ जब हमने अटैक किया, रिटेलिएट किया, तो रिटेलिएशन में हमने पहले पता लगाया अपना ड्रोन भेज करके कि इनके ठिकाने कहाँ हैं, और उसके बाद स्ट्राइक किया हमने। और स्ट्राइक इतना, हमारी जो प्रेसिशन मिसाइल थी जो हमने इजराइल से लिया था, उसने इतना जबरदस्त स्ट्राइक किया कि पहले दिन तो आतंकवादी ठिकाने 13 जगह के ढेर हो गए, और दूसरे दिन जब इन्होंने और ड्रोन वगैरह भेजना शुरू किया, हमारे जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं पंजाब से लेकर राजस्थान कच्छ तक, करीब बहुत सारे इनके टर्की के ड्रोन थे, तो उनको हमने मार भी गिराया। और उसके बाद दूसरे दिन हमारी देश की सेना, हमारे देश की जो लीडरशिप है, प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, अब इनको हमको ठोकना है कस के। तो 8 तारीख की रात को जब हमारा ब्रह्मोस मिसाइल निकला और तेजस के माध्यम से, और वो हमारा आकाश सिस्टम है, और S-400 जो इनके सारे ड्रोन्स को, इनके सारे गोला बारूद मिसाइल्स को मार गिरा रहे थे, तब हमारा ब्रह्मोस मारा गया। और ब्रह्मोस ने, देखिए, और जगह पर जो हिट हुआ, 2 वेरी स्ट्रेटेजिक लोकेशंस हैं जिनको आपको समझना पड़ेगा। पहला तो यह कि रावलपिंडी का जो इनका शहरयार खान बेस था, तो रावलपिंडी से 10 किलोमीटर की दूरी पर है, उसको हमने ठोक दिया। और वहां जो इनके JF-17 थे जो चाइना से लिया था पाकिस्तान ने, वो JF-16 करीब 6 तबाह हो गए और उनका रनवे खत्म हो गया। दूसरा जो हमने हिट किया वो सरगोधा जो उनका एयरपोर्ट है, जिसको नूर खान एयरबेस कहते हैं, वो नूर खान एयरबेस पर हमने स्ट्राइक किया ब्रह्मोस मिसाइल से। अब ये जो स्ट्राइक थी, ये स्ट्राइक तो हम करने गए उनके एयरबेस पर, लेकिन हमें ये जानकारी जरूर थी कि उनके बगल में, जैसे सरगोधा एयरपोर्ट के बगल में जो किराना हिल्स है, किराना हिल्स में ही पाकिस्तान के परमाणु बम रखे हुए हैं। वो टनल बना करके रखे जाते हैं, आप जानते हैं, ये विस्तारित चीजें हैं। तो वो टनल बना करके वहां रखे हुए थे। तो वो जब सरगोधा बेस में अटैक हुआ तो किराना हिल्स के पास भी जमीन ढल गई, और वो जो लगा वहां, अब तो इंटरनेशनल मीडिया भी कह रही कि 4.08 रिक्टर अर्थक्वेक आया वहां। और जब दूसरा ब्रह्मोस मिसाइल हमारा गया जकोहाबाद के पास, वहां जो चिराइल हिल्स है उनका, चिराइल हिल्स जिसको कहते हैं, वहां भी उनके 7-8 परमाणु बम रखे हुए थे। और वहां जब हिट हुआ तो वहां 5.8 रिक्टर स्केल पर भूमिकंप हुआ, और उसका जो रेडियो एक्टिवेशन शुरू हुआ, तुरंत पूरी दुनिया में यह फैल गया कि भारत ने तो इनको परमाणु हथियारों पर ही हमला कर दिया। हमारा उद्देश्य परमाणु हथियारों पर हमला करना नहीं था, हमारा उद्देश्य था कि हम उनके जितने भी एयरबेसेस हैं हम उनको तबाह कर देंगे, ताकि उनका जो भी उनके एयरक्राफ्ट है, जो सैनिक विमान है, वो टेक ऑफ ही नहीं करेंगे। तो वो टेक ऑफ लैंडिंग खत्म हो गई तो आप एयर वार हार गए। वारफेयर का तो सबसे बड़ा गेम यही होता है। तो वारफेयर में ये जो 2 हमने हिट किए, इसका नतीजा क्या हुआ कि पूरी दुनिया कांप गई कि भैया अब क्या होगा। और आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान की मीडिया तो कुछ नहीं मान रही थी, वो तो ये कह रहे थे कि हमने 5 हमारे वो रफेल मार दिए और S-400 मार दिया, बहुत कुछ वो कह रहे थे।
लेकिन धीरे धीरे उनके मीडिया के लोग, सोशल मीडिया के लोग, उनके राजनेता अब मानने लगे हैं कि नहीं भाई हमारा बड़ा नुकसान हुआ है। वो राफेल का तो एक टुकड़ा भी नहीं दिखा पाए, S-400 की तो बात ही छोड़ दीजिए। प्रश्न ये है कि अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां किस जगह पर आकर खड़ी हैं। आपको दो विषय समझना पड़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति में यह हुआ कि अमेरिका को यह समझ में आया कि भाई देखो, आज जो उनका चिराइल हिल्स का जो बेस है, वहां एयर डिफेंस सिस्टम किसका लगा हुआ था? अमेरिका का लगा हुआ था। जो नूर खान बेस्ड है, वहां डिफेंस सिस्टम किसका लगा होता है? चाइना का लगा होता है। दोनों डिफेंस सिस्टम को रोध करके भारत ने अटैक कर दिया। इनको अब ये लगा कि अगर इस तरह के 2-4 और इन्होंने हिट कर दिए तो हमारी तो ऐसी की तैसी हो जाएगी, और हमारे हथियार जो पूरी दुनिया में बिकते हैं हम उनको कैसे बेचेंगे। इसलिए एक बड़ा ट्रेड डेफिसिट समझ में आया अमेरिका को और वेस्टर्न कंट्रीज को। ये ट्रेड डेफिसिट के चलते उनको ये लगा कि ये रोकना पड़ेगा, नहीं रोकेंगे तो हमारी क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाएगी, क्योंकि अब तो खाली इजराइल का ड्रोन ही नजर आएगा और इंडिया का ब्रह्मोस मिसाइल ही नजर आएगा पूरी दुनिया को। इसी को लोग खरीदेंगे तो हम लोग कहां जाएंगे। और आखिरी बात जो हम कहना चाहते हैं, विदेशी कूटनीति। देखिए, हम लोग, भारत एक बड़ी सभ्यता का देश है, हम मानवतावादी हैं। आज भी पाकिस्तान में जो रिसाव हो रहा है, ये जो 2 स्पॉट हमने आइडेंटिफाई करके आपको बताए, उस रिसाव से पाकिस्तान के करीब 2 लाख लोग प्रभावित हैं। अभी ज्यादा दिन नहीं हुए, 2 लाख लोग प्रभावित हैं। और अमेरिका का जो एंटी रेडिएशन एयरक्राफ्ट है उसको मंगाया गया, रावलपिंडी का SOS गया, वो आया और वो वहां निगरानी कर रहा है। इजिप्ट से बैरॉन्स मंगाए गए। बैरॉन्स तभी मंगाए जाते हैं जब कहीं परमाणु बम का कोई रिसाव होता है। एक ह्यूमन क्राइसिस डेवलप हो रही थी। इस ह्यूमन क्राइसिस में भारत ये नहीं कह रहा है कि पाकिस्तान के जो जनरल लोग हैं जिनका कोई दोष नहीं है उनको हम मार दें। हम उनकी सामरिक शक्ति का नुकसान करेंगे, हम उनके आतंकवादी ठिकानों को तबाह करेंगे, हम पाकिस्तान के जो रिसोर्सेज हैं उसको हम डैमेज करेंगे, पाकिस्तान के जो मिसाइल्स हैं उनको हम डैमेज करेंगे, उनके ड्रोन्स को हम डैमेज करेंगे। लेकिन पाकिस्तान की जनता को मारने का उद्देश्य भारत का नहीं था। और आज अगर किसी भी तरह से एक और मिसाइल जाके हिट होता तो मैं आपको कह रहा हूं कि पूरा पाकिस्तान के कम से कम 10 करोड़ लोग मारे जाते। वो ठिकरा फूटता भारत देश के ऊपर, भारत देश के प्रधानमंत्री के ऊपर, भारत देश के राजनेताओं के ऊपर और भारत के 140 करोड़ लोगों के ऊपर कि अमेरिका ने जो कांड किया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में नागासाकी हिरोशिमा पर बम गिरा करके, वही काम भारत ने 2025 में पाकिस्तान के ऊपर कर दिया। हमें इतिहास माफ नहीं करता। इसलिए हमारे पास यही चुनौती थी कि मानवता को बचाने के लिए हमें युद्ध विराम मानना चाहिए था। डिबेट आप कुछ भी कर लें, ट्रंप साहब का क्या इंटरवेंशन है, रशिया का क्या इंटरवेंशन है, जे जिनपिंग का क्या इंटरवेंशन है, वो सब बहुत सारी भीतर की इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक चीजें हैं जो कि हुई हैं। आपको दिखता केवल है कि ट्रंप ने बात की है, लेकिन आप अंदर खाने में जब जाके देखेंगे तो बहुत सारे राजनेताओं ने, 60 देशों के राजनेताओं ने प्रधानमंत्री से या हमारे विदेश मंत्री से इस वार के दौरान बात की है। आपको क्या ये बात भारत के लोगों के लिए गर्व का विषय है कि हमने जो पाकिस्तान कहता है था कि हम कई वर्षों तक भारत से लड़ सकते हैं, वो तो 72 घंटे में ही पाकिस्तान की हवा निकल गई, उनके हथियारों की हवा निकल गई और रोने आ गया इनको। आप देखिए पार्लियामेंट के अंदर, उनके पार्लियामेंट के तहरीके इंसाफ के 4 मेंबरों का हमने सुना, 2 महिलाएं थी और 2 पुरुष थे, वो रो रहे थे पार्लियामेंट के अंदर, खुदा ये युद्ध रोक दो नहीं तो पाकिस्तान बर्बाद हो जाएगा, तबाह बर्बाद हो जाएगा। लेकिन शहबाज शरीफ और आसिफ मुनीर, ये 2 लोगों की जिद में पाकिस्तान की जनता बेहाल हुई, पाकिस्तान कंगाल हो रहा है। लेकिन हमने यह दृष्टिकोण अपनाया कि हम मानव जाति का नुकसान नहीं करेंगे, हमारे इतिहास में हमारे ऊपर कोई कालिख लगे ये हम नहीं चाहते थे। इसलिए हमारे देश की लोगों की भावना को समझते हुए, दुनिया के तमाम राजनीतिकों की भावनाओं को समझते हुए हमारे देश के प्रधानमंत्री ने एक बहुत अच्छा निर्णय लिया कि कम से कम मानव जाति का नुकसान न हो, इसलिए ये युद्ध विराम उन्होंने स्वीकार किया। श्री SP तिवारी जी ने बड़े स्पष्ट रूप से कई बातें समय इंसिडेंट भी रखा उन्होंने और इस बात को बहुत साफ किया कि क्यों हमें जरूरत पड़ी इसकी युद्ध विराम की, और वो बहुत ज़रूरी था। भारत ने अपने शौर्य को दिखाया और ऐसी स्थिति आ गई थी कि अगर हमारा एक बम वहाँ पड़ जाता, पूरा का पूरा पाकिस्तान आधा से ज़्यादा तबाह हो जाता, 10 करोड़ लोग मारे जाते। हमारे ऐसा कई लक्ष्य नहीं था, इसलिए प्रधानमंत्री ने बहुत टाइमली उसको ये किया। हमने दुनिया को दिखा दिया कि जो अमेरिका और चाइना के जो वहाँ पर
वहाँ हैं लोग, वो सब के सब कुछ नहीं है। भारत उससे ज़्यादा ताकतवर है, भारत उसको तबाह कर सकता है, भारत का अच्छा डिफेंस है, इसीलिए भारत ने किया। और डिप्लोमेटिक 60 देशों के लोगों ने भारत के प्रधानमंत्री से बात की या विदेश मंत्री से बात की। उन्होंने बताया कि ये जो इसलिए वो करना जरूरी था, और जिससे कि भारत की ऐसा नहीं हो कि नागासाकी की तरह जो आज भी अमेरिका के लिए कलंक हो गया कि आज वहाँ पर प्रयोग करके उन्होंने कितने लोगों को अपाहिज किया, कहता हमारा आज भी अमेरिका के सिर्फ ऐसा कोई कलंक भारत लेना नहीं चाहता। भारत की छवि हमेशा रही है कि हम कभी भी किसी देश के सिविलियंस पर, नागरिकों पर कोई नहीं करते। हम युद्ध अगर होता भी है तो ओनली आर्मी के जो लोग हैं, हम ये रडार्स जो हैं, उनके युद्ध की जो सामग्रियाँ उनको पर अटैक करते हैं, हम उसके अलावा कहीं नहीं करते। इसलिए जो करना था, शरीफ और जो मुनीर है वो पहले जिद्द थे, बाद में उनको भी समझ में आ गया कि ये बहुत जरूरी था। इस प्रकार श्री एसपी तिवारी ने बहुत ही स्पष्ट रूप से सारी बातें हमारे सामने रखी हैं। हमने अपने तीनों प्रतिभागियों को सुना। हम एक आध बिंदु पर और बातचीत करेंगे। समय हो गया ब्रेक का, हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक। देखते रहिए सागर मंथन। सागर मंथन कार्यक्रम में फिर आपका स्वागत है। हम परिचर्चा कर रहे हैं युद्ध विराम का औचित्य। और अभी ब्रेक में जाने के पहले श्री एसपी तिवारी जो ट्रेड यूनियन लीडर हैं और राजनीतिक विश्लेषक है, उसने बड़े अच्छे ढंग से पूरी चीज़ों का विश्लेषण किया और कैसे बताया कि किस प्रकार ये बहुत औचित्य था और दुनिया के सामने में भारत ने एक अच्छी अपनी छवि रखी है, एक अच्छा बताया है। और हमने वो बदनामी मोल लेने का बिल्कुल नहीं ली कि साहब भारत ने पाकिस्तान के सिविलियंस पर अटैक किया है, ये बहुत जरूरी था। आइए राजवर्धन जी से हम ये पूछना चाहें। राजवर्धन जी, दो बातें हैं। लोग आमतौर पर कहते हैं कि ये तो अच्छा कि युद्ध, दुनिया में युद्ध होना ही नहीं चाहिए, युद्ध के कोई पक्ष पर नहीं, कोई ये नहीं कहता नहीं युद्ध होना ही चाहिए। अब सवाल है कि युद्ध विराम का जो समय देखा गया और उससे जो हमारे अमेरिकन ने जो उसको लेकर के भाई हम वो क्यों कर सकता है, हम करते खुद करते बाद में, हालांकि अमेरिका उसके मामले में आपकी क्या टिप्पणी है? एक मिनट में। ये 3 बार युद्ध विराम अमेरिका ने करवाया है। 1948 में, 1965 में अमेरिका और ताशकंद में हुआ था और रूस ने मिल करके, 1999 में, और इस बार भी जो युद्ध विराम हुआ है वो डिफैक्टो है, वर्बल है, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, कोई गारंटी नहीं है कि पाकिस्तान मान लीजिए क्या बोला उसका कोई रिकॉर्ड्स नहीं है। तो वो अगर हो कहीं पर दोनों देश के लोग बैठे वार्ता पर और युद्ध विराम के जो शर्तों को फिर से रिराइट माने लिखा जाए, और भविष्य में हालांकि प्रधानमंत्री ने बोला है कि अगर कोई भी आतंकवादी घटना होती है फिर तो इसे एक्ट ऑफ वार समझा जाएगा। और सिर्फ आतंकवाद का ही नहीं, आतंकवाद को जो लोग समर्थन कर रहे हैं, उसको जो राजसत्ता के द्वारा समर्थन प्राप्त है, उस पर भी हमला हो सकता है, वो स्पष्ट कर दिया गया। अब ऐसी स्थिति में हमको ये देखना है कि रिटर्न, जबकि शिमला समझौता में आराम, शिमला समझौता है, शिमला समझौता में एग्रीमेंट के हिसाब से उसका वायलेशन है ये कि दोनों देश एक दूसरे की संप्रभुता का, अखंडता पर ये विचार रखेंगे, उसका उल्लंघन नहीं करेंगे, उसका वायलेशन है शिमला समझौता का। जबकि हमने 93,000 लोगों को बिना शर्त वापस किया, 13,000 वर्ग मीटर को जीता हुआ मैंने वापस किया। तो इसकी क्या गारंटी है कि भविष्य में पाकिस्तान इसकी गारंटी लेना चाहिए और लिखित में लेना चाहिए। और मैं एक बार के और आगाह करूंगा कि किसी तीसरे देश की मध्यस्थता कश्मीर के मामले में भारत स्वीकार नहीं करता है, इसी नीति पर चलना चाहिए। अगर कोई कहीं अगर बाहर भी करना हो तो हमारे प्रधानमंत्री को बहुत सतर्क होना चाहिए, कहीं 1965 की तरह की घटना नहीं घट जाए। ये हम सुभाष प्रसाद से, सुभाष प्रसाद जी आपसे ये बात करना चाहते हैं कि इस वार जो युद्ध विराम हुआ, डिक्लेरेशन हुआ, इसको लेकर के आज हम लोग का सारा मकसद तो टेररिज्म को ख़त्म करना है। भारत से लड़ चुका है पाकिस्तान, 3 बार 4 बार मात खा चुका है। जो हमारा जो टेररिज्म का जो खतरा हमारे देश में बना हुआ है कश्मीर को लेकर के, पीओके, आज पीओके को भी हम ले सकते थे लेकिन नहीं ले पाए हमने।
उधर आपके वहाँ बलूचिस्तान भी तैयार बैठा हुआ है आज़ादी के। तो ये जो स्थिति थी, इसको स्थिति का ये टेररिज्म, ये जो युद्ध विराम किया गया उस पर क्या असर पड़ेगा, और ख़ासकर जो आतंकवाद है इस पर क्या आपको लगता है कि आतंकवाद थम जाएगा या कम होगा? सुभाष प्रसाद जी। मैं सर बुद्ध की भूमि से आता हूँ। जब युद्ध चालू होता है तो बुद्ध का नाम उसमें अक्सर आता है, और बुद्ध को मानने वाले सम्राट अशोक थे। वो युद्ध भी लड़ते थे और शांति का प्रस्ताव भी देते थे। युद्ध लड़ते थे तो उनके सामने उनके चलते अखंड भारत हुआ करता था, और वो फिर बुद्ध के शरण में आ गए, लेकिन जीत के बुद्ध के शरण में आए। सिमिलरली अगर युद्ध विराम करना ही था, हम लोग सब दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं, उसमें रक्त बीज बोल के एक राक्षस हुआ करता था, उसका एक बूंद गिरने से समान रूप से दूसरा राक्षस पैदा होता था। अगर ये आतंकवादी रक्त बीज है तो इनके मदर पे प्रहार करना चाहिए था, और युद्ध विराम करना था अपनी शर्त पे। और नरेंद्र मोदी का डंका और पूरे विश्व में बजता है कि ये जब ठान लेता है तो ठान के फिनिश करता है। मैं बार बार इंदिरा गांधी को सैल्यूट करता हूं और हमारी सोल्जर को सैल्यूट करता हूं। हमने तो युद्ध विराम तब भी किया था, बांग्लादेश को अलग करके भी युद्ध विराम ही किया था, इज्जत के साथ उनको छोड़ा ही था। हम तो उनको मार भी सकते थे, मारे तो नहीं, हथियार लिए, माफीनामा लिखवाए, बाकायदा इज्जत से छोड़ दिए। उसमें कुछ लोग आज भी जिंदा होंगे, भगवान का खैर जो भी। तो हम युद्ध तो चाहते नहीं है, लेकिन रक्त बीज का अंत चाहते हैं। और मेरा पाकिस्तान पड़ोसी है, मैं तो उसको आज भी कल का हिंदुस्तान ही मानता हूं। हम चाहते हैं कि उसका भी डेवलपमेंट हो, लेकिन वहां पे जो आतंकवादी लोग हैं उनको जो प्रश्रय देता है वो मूल रूप से खत्म हो। आप सोच लें, जिस तरह से एक निरीह लोगों को मारा जाता है, किसी भी धर्म में जायज है क्या? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी भी धर्म में निरीह निरपराध लोगों को का जान लेना किसी भी सूरत में जायज है क्या? आप कोई भी धर्म बता दीजिए जहां पे निरपराध लोगों का जान लिया जा सकता है। ये कदापि ये मानवता पे कलंक है। और ट्रंप को अगर डिसीजन नहीं लेना था, उसको मानवता के आधार पे ये लेना था। अगर वो बहुत सक्षम है तो सारे आतंकवादी कैंप को वही पकड़ के लाता, वही बताता कि भाई ये आतंकवादी, ये 4 आदमी गुनाहगार था, उसको लो हिंदुस्तान, खत्म करो युद्ध विराम। हम तो लड़ने वाले नहीं थे। ये क्या बात हुई साहब? 4 आदमी आया, 25 आदमी को मारा, पुलवामा में भी हुआ, पहलगाम में हुआ। हमको मारेंगे, हम थोड़ा रिटालिएट करेंगे तो भाई युद्ध विराम करो। ये नहीं चलता है। आखिर कब तक हम उसे 1:10 ताकत में भी ज्यादा, बुद्धि में भी ज्यादा, पैसे में भी ज्यादा, हर चीज में ज्यादा, और युद्ध विराम का शर्त हम ही माने? सर, जिस दिन युद्ध विराम हुआ 3 घंटा के अंदर पाकिस्तान ने युद्ध विराम का उल्लंघन किया, उसका कौन जवाब देगा? उसका कोई जवाब है किसी के पास? ये युद्ध विराम तो हुआ ही नहीं। क्या व्यापार के लिए हम लोग युद्ध विराम कर लिए? ये उचित नहीं है। युद्ध विराम होता अगर हम अभी भी जो 4 आदमी जिसने मारा था अभी भी उसका ट्रेस नहीं मिल रहा है, पहले तो उसको पकड़ के लाना चाहिए था। अगर युद्ध विराम हो ही जाता तो उनको पकड़ के लाते लोग, वो तो आता नहीं, वो तो बिल में छिप गया वहां पे। और जब हमारी सेना, युद्ध और ट्रैफिक कभी बीच में नहीं छोड़ा जाता सर। अगर आप बीच ट्रैफिक में आ गए तो आप बैक नहीं आ सकते, आपको पार करना पड़ेगा। ठीक है, हम लिमिटेड पार करते, हम वाजिब पार करते, हाफ ट्रैफिक आना किसी भी सूरत में व्यक्तिगत रूप से हमको अच्छा नहीं लगता है। उसी तरह युद्ध में आज पता है पाकिस्तान भी बोल रहा मैं जीत गया, हिंदुस्तान भी बोल रहा मैं जीत गया, हमारे पब्लिक भी चुपचाप बैठे हुए हैं, पता ही नहीं चल रहा। अभी बता रहे थे वहां पे न्यूक्लियर वेपन जो है उनके वजह से वो आ गया। वो ठीक है, हम उसको छोड़ ही देते, हम इधर मारते उसको। अगर इतना हम खतरनाक उस पर एक्शन ले लिए थे, वो दौड़ के आता, शहबाज शरीफ आता, मोहम्मद मुनीर दौड़ के आता, भैया अब बहुत जोर चोट लग गया, अब छोड़ो। इस तरह से, और हम डिक्लेयर हम करते कि चलो तुम्हारा रिक्वेस्ट आया, हम मान लिया, युद्ध विराम हो गया। ऐसे युद्ध विराम किया जाता है। इस तरह से बीच मैदान में युद्ध विराम नहीं किया जाता। एसपी तिवारी साहब, आप सारी बात का उपसंहार आप कैसे करेंगे? क्योंकि बादल छाए हुए हैं कि भाई युद्ध विराम का कोई विरोध नहीं, कोई नहीं करता, लेकिन जिस ढंग से युद्ध विराम किया गया, ऐसा लगता है हमारे दिमाग के लोगों में दिमाग है कि हम माने जीती हुई बाजी हार रहे हैं हम लोग, ऐसा एक इम्प्रेशन हो गया है। और अमेरिका का जो ट्रंप ने जो कहा है, उससे तो लगता है कि सारा जो मामला है वो अमेरिका से तय होता है।
जैसे उन्होंने कहा पहले भी ऐसे ही हुआ था, इस बार भी ऐसे। इनको लेकर के आप क्या बोलना चाहेंगे 2 मिनट के अंदर, तिवारी जी? देखिए, ऐसा है कि अपनी अपनी परिभाषा है लोगों की, लेकिन मेरा ये मानना है कि ऑपरेशन सिंदूर जो भारत ने शुरू किया था वो युद्ध विराम है। ऑपरेशन सिंदूर इज नॉट येट ओवर, खत्म नहीं हुआ है, या ये लड़ाई भी अभी खत्म नहीं है। ये लड़ाई केवल युद्ध विराम तक सीमित है, और बाद बाकी जो लड़ाइयां लड़ी गई हैं सब पर समझौते होकर के खत्म हुई है लड़ाइयां। ये अभी लड़ाई कंटिन्यूड है, केवल युद्ध विराम है। अब इसके पीछे की अगर कूटनीति में आप जाएंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, ये भले ही आप लोग कह रहे हैं कि केवल ट्रंप जी ने अनाउंस कर दिया, ट्रंप ने कह दिया युद्ध विराम, आपको ये समझना पड़ेगा कि इसमें फ्रांस, रशिया, सऊदी अरेबिया और अमेरिका, ये और इंक्लूडिंग, देखिए ईरान के साथ अमेरिका के अच्छे संबंध नहीं है, लेकिन ईरान इसमें पूरी तरह से आके ईरान के विदेश मंत्री हमारे देश में बैठे हुए थे जब तक युद्ध चल रहा था। क्या वो पिकनिक करने आए थे हमारे देश में? नहीं, क्योंकि उनको पता है कि अगर पाकिस्तान से करीब 700 किलोमीटर उनकी सीमा लगती है, अगर वहां कोई परमाणु विस्फोट होता है तो आधा ईरान ही खत्म हो जाएगा। तो वो भारत को यही समझाने आ रहे थे कि भैया ऐसा मत कुछ कर देना कि हम ही आधा खत्म हो जाए, क्योंकि हमारे बॉर्डर के साथ पाकिस्तान है, और ये जो इनके एयर बेसेस हैं, जो इनके न्यूक्स रखे हुए हैं, वो सब ईरान के बॉर्डर्स पर रखे हुए हैं। तो वो एक स्थिति थी। अब प्रश्न ये है कि लड़ाई आपने शुरू किया, दुश्मन को आपने रौंद दिया, अगर आपको लगता है कि हमारे एक और प्रहार से 10-5 लाख लोग मारे जाएंगे, तो क्या आप वो प्रहार करेंगे या नहीं करेंगे? आप तो कहते हैं युद्ध खत्म नहीं हुआ है। बिल्कुल कह रहा हूं, नहीं हुआ है। और क्या सर, मैं एक मिनट, तो मैं क्या वापस अगर ऑपरेशन सिंदूर चालू होगा क्या और 25 आदमी वो मारेगा तब जाकर ऑपरेशन सिंदूर चालू होगा? नहीं, हम लोगों ने ये कहा है, क्या हम उसका वेट करें और 25 आदमी मारे तीन चीजों की शर्त है हमारी। देखिए, बहुत चीजें मीडिया में नहीं आती या सरकार भी उनको बाहर नहीं कहती। इस समझौते में 3 शर्तें हैं। पाकिस्तान के साथ हमारी वार्ता 2 ही मुद्दे पर होगी, पीओके पर और आतंकवाद। अगर होगी तो वेरी क्लियर। दूसरा, हमने सिंधु पानी को रोका है, जरूरत पड़ेगी तो और नदियों के पानी को रोकेंगे जब तक आप आतंकवाद को बंद नहीं करते। पानी के बगैर दुनिया में किसी का जीवन नहीं चलता, और यह कहा भी जा रहा है कि 3rd वर्ल्ड वॉर अगर कभी होता है तो पानी के लिए होगा। दूसरा विषय। तीसरा विषय यह है कि आप तो एक समाज में रहते हैं ना भाई, 50 लोग आप किसी समाज में हैं, 50 लोग हैं, अगर आपने किसी शत्रु का बहुत नुकसान कर दिया, 40 लोग आके आपको पकड़ के बैठ गए और कहे भैया बहुत हो गया यार, छोड़ दो, मर जाएगा बेचारा, तो आप भी एक, हम लोग भाव के लोग हैं, हिंदुस्तान के लोग, हमने कहा यार अब पूरी मानवता को थोड़ी खत्म कर देंगे, तो बचा लो। बचाया गया पाकिस्तान को कि ताकि कोई ऐसा ना हमला हो कि परमाणु उनके जो हथियार हैं वो नष्ट हो जाए। लेकिन इतना जरूर है, ये मत सोचिए फोन कॉल किसने किया, उनके डीजीएमओ ने फोन कॉल हमारे डीजीएमओ को किया, हमारे डीजीएमओ ने उनको फोन कॉल नहीं किया। तो युद्ध विराम का प्रस्ताव पाकिस्तान की तरफ से आया, और इसमें जो पीछे की भूमिका थी उसमें ईरान भी शामिल था, सऊदी अरब भी शामिल था, फ्रांस भी शामिल था, रशिया भी शामिल था, अमेरिका भी शामिल था। अब किसी ने, ट्रंप ने अपने लॉग में लिख दिया, फिर बाद में उन्होंने चेंज किया, फिर चेंज किया, फिर वो चेंज करते ही जा रहे, वो एक अलग इशू है, उस पर हम डिबेट पे नहीं जाना चाहते। लेकिन मेरा यह मानना है कि कूटनीतिक रूप से, सामरिक रूप से, व्यापारिक दृष्टिकोण से और एज ए नेशन इंडिया ने पूरी दुनिया को यह आईना दिखा दिया कि अब हम दुनिया की तीसरी ताकत है, चौथी नहीं, तीसरी ताकत है। अमेरिका और रशिया के बाद हमारी सामरिक शक्ति, हमारी मिलिट्री पावर और हमारी पब्लिक माइट, ये जो है वो अब तीसरी ताकत के रूप में डेवलप है, और पूरी दुनिया इस चीज को मान रही है। टोनी ब्लेयर ने अभी लिखा 4 दिन पहले अपने ब्लॉग में, टोनी ब्लेयर ने कहा कि दुनिया में अब कोई भी काम हिंदुस्तान को अलग रख के नहीं किया जा सकता। राजवर्धन जी, आप खत्म करेंगे? राजवर्धन जी कुछ बोला, आप खत्म कर रहे हैं लोग। ये 60 देश जो अभी इसको रुकवाने में थे, ये गारंटी देंगे कि ये पाकिस्तान फिर आतंक का शुरुआत नहीं करेगा? मैं इसमें यही कह सकता हूं इस कार्यक्रम में कि ऐसी गारंटी कोई दुनिया में कोई देता नहीं है, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि भारत ने एक पराक्रम दिखाया, अपना ऐश्वर्य दिखाया। हाँ, ये अभी भी लोगों के दिमाग में है कि ये जो हुआ, जो युद्ध विराम जो हुआ है, ये
फिर पाकिस्तान ने वैसे पाकिस्तान पर भरोसा करना मुश्किल है, बहुत 3 घंटे असंभव में है। चालू कर दिया। इसलिए आज भी दिमाग में लोग शक शुभ है। आने वाले समय में, आने वाली स्थिति में देखना पड़ेगा। राजनाथ जी ने भी कहा है कि ये तो एक ट्रेलर था, अभी तो पिक्चर बाकी है, देखें क्या होता है। युद्ध विराम का औचित्य इस बहुत ही आज के सबसे महत्वपूर्ण विषय, सबसे अहम विषय, और आज के भारत के लिए भी बहुत अहम है, दुनिया के लिए भी बहुत अहम है। पाकिस्तान के लिए कितना अहम है हमें मालूम नहीं, लेकिन भारत के लिए बहुत अहम है ये, क्योंकि पाकिस्तान के इस टेररिज्म से हम जूझ रहे हैं। हमको बहुत तकलीफ है टेररिज्म से। टेररिज्म लड़ाई नहीं, टेररिज्म तो पीठ के पीछे छुरे वाला वार होता है। इससे हमारी है कहाँ तक पाकिस्तान पे जो होगा, कहाँ भरोसा किया जाए, ये सारी बातें आने वाले दिनों में मालूम होगी। हम बहुत आभारी हैं श्री राज्यवर्धन के, श्री सुभाष प्रसाद के और श्री एसपी तिवारी के, जिन्होंने इस विषय पर बहुत महत्वपूर्ण, बहुत अच्छे ढंग से सारी बातें रखी। हमारा ताज़ा टीवी की तरफ से हम ये कह सकते हैं कि हमारा मकसद रहा है कि हम अपने दर्शकों के सामने सारी बातों को, जो बातें पर्दे के पीछे हैं, पर्दे के बाहर हैं, सारी बातों को हमने रख दिया है। कोई निर्णय तो हम ले नहीं सकते, किसी कंक्लूजन पर हम पहुंच नहीं सकते, बहुत मुश्किल है। इसमें पूरी दुनिया इन्वॉल्व है। लेकिन मैं ये इस बात के लिए खुशी है कि इस विषय पर, बहुत अहम विषय पर, हमने अच्छे ढंग से लोगों को, हमारे दर्शकों के लिए अच्छा काम किया। हम हमारे तीनों प्रतिभागियों को धन्यवाद देते हैं, और हम अपने दर्शकों से भी चाहते हैं अगर इस मामले में वो राय रखते हो, हमें लिख करके भेजें। हमारा पता है ताज़ा टीवी 37 शेक्सपियर सरनी, कलकत्ता 17। आप हमें ईमेल के जरिए भेज सकते हैं। हमारा ईमेल का पता है response@tazatv.com। हम अगले हफ्ते फिर मिलेंगे नए विषय के साथ और नए प्रतिभागियों के साथ। तब तक के लिए आप हमको आज्ञा दीजिए। नमस्कार।